हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल, यानी रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण करना। रेडॉक्स चक्र क्या है ये आपको समझ आएगा जब आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड पोटेंशियल पता हो। तो आई होप कि आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और पोटेंशियल आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा क्या होता है ये। इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके भी अपने चैनल में अब डाल दिया है, आप जा कर के चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक्स के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक से है। आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मेरे जो नोट्स होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही मिलते हैं। तो ये हिंदी नोट्स है, इसके इंग्लिश नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए फ्रेंड्स, नोट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इलेक्ट्रोड के क्या करेंगे, रेडॉक्स चक्र का क्या करेंगे, पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसको एक साइकिल के रूप में लिखेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक साइकिल की तरह हमको लिखना है इसको। ठीक है, एक साइकिल की तरह कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब के बारे में मैं आपको इस नोट में अच्छे से समझाऊंगी, टॉपिक टू टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो किसी धातु इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव की गणना ऊष्मागतिकी विधि द्वारा बहुत सारी पदों में किया जाता है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रोड के अपचयन की विभव की गणना करनी है, ठीक है, रेडॉक्स चक्र अगर आपको बनाना है, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स जो मेथड होता है, ऊष्मागतिकी का जो विधि होता है, उसके द्वारा उसके जो पद हैं उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, रेडॉक्स का साइकिल बना सकते हो। यहाँ पे उसी के द्वारा बनाया गया है। आपके थर्मोडायनेमिक्स मेथड के अनुसार आपके रेडॉक्स जो साइकिल है उसको यहाँ पे मैंने तैयार किया है। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट है ए, धातु की ऊर्ध्वापातन ऊष्मा यानी हीट ऑफ सब्लिनेशन। अब हीट एंड सब्लिनेशन क्या होता है? डेल एच एस होता है हीट ऑफ सब्लिनेशन। ये क्या होता है? किसी ठोस धातु से, समझ पा रहे हैं आप, किसी ठोस धातु से। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक मेटल है, ठीक है, यानी कि एम एस, यानी जो मेटल है वो क्या है, सॉलिड है, ठोस है, वो कड़क है। और उसको क्या करेंगे, गैसीय धातु परमाणु में परिवर्तन, यानी उसको क्या, गैस में बदलेंगे। आप देख सकते हो ये मेटल गैस में बदल चुका है, ये रहा गैस, जी का मतलब होता है आपका गैस। क्या है, आपका जो सॉलिड है वो क्या, गैस में चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी हमको जितनी इसको, इस सॉलिड को क्या करेंगे, गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है सॉलिड को गैस में बदलना ही होगा। उस इन सॉलिड मेटल को गैस वाले मेटल यानी गैसीय अवस्था में बदलने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, समझ पा रहे हैं आप, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा उसका क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन ऊष्मा कहलाता है। यानी कि जो डेल एच एस जो हमारा निकलेगा गणना, जो डेल एच एस क्या, सॉलिड को गैस में, यानी कि जो मेटल है उसको सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिनेशन, हीट ऑफ सब्लिनेशन बोलेंगे। समझ गए आप? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा था वह। यानी आप किसी ठोस धातु को, जो कड़क धातु है, उसको क्या गैस में परिवर्तित कर रहे हो, और उसको परिवर्तन करने में आपको जितनी ऊष्मा उसको देने में लग रहा है, जितना ऊष्मा आपकी खपत हो रही है, उसी ऊष्मा के गणना को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसीय धातु परमाणु, हमने पहले क्या बोला कि सॉलिड को गैस में बदला। अब इसमें क्या होता है, गैस जो गैसीय धातु परमाणु होता है उसको क्या करेंगे, जो नॉर्मल गैसीय धातु परमाणु है, अब उसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें एक क्या करेंगे, धन आयन लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है धन आयन कैसे लगता है, जैसा कि आपके ऑक्सीडेशन में मैंने बताया, जब किसी परमाणु से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसमें धन आयन लग जाता है, प्लस चार्ज लग जाता है। यहाँ पे क्या है कि आपके इस मेटल यानी इस गैसीय मेटल से
जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी ना प्लस चार्ज लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा लगेगी उस और ऊर्जा लगा के जो इसको प्लस चार्ज हम देंगे, यानी कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और क्या हो जाएगा, इसमें एक प्लस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते तो यहाँ 2 प्लस होता। सो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे उसका क्या कहते हैं, उसे उस मेटल का, इस मेटल का क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। समझ गए आप। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो मेटल है, जो नॉर्मल गैसीय मेटल है उसको क्या कर रहे हैं, प्लस चार्ज में चेंज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जलयोजन उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें आपको क्या करना है, जो मेटल होता है, ठीक है, इस मेटल को क्या करना होता है, जो मेटल गैस में होता है, जो प्लस चार्ज में है, उसको डेल एच एच दिया जाता है, यानी कि आपको उसमें इतनी हीट देनी है कि वह जो गैस अवस्था में है वो क्या, लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाए। समझ आया आपको। यानी कि आपको यहाँ जो गैस की अवस्था में जो मेटल है प्लस आयन में, उसको क्या करना है, हमको लिक्विड अवस्था में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको, उसका क्या कहा जाता है, जलयोजन उष्मा, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन। जल में चेंज करना, एक क्वेश्चन ही होता है जल। नेक्स्ट है आपका हेस के नियमानुसार, यानी हेस का जो नियम है उसके अनुसार ये जो तीन पद मैंने आपको बताए, इन तीनों पदों को एक साइकिल के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको एक साइकिल के रूप में लिखते हैं। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके क्या कहा मैंने, जो आपका मेटल है उसको हमने पहले, जो मेटल सॉलिड में है उसको हमने क्या किया, इतनी हीट दी। ठीक है, उस सॉलिड मेटल को हमने इतनी हीट दी कि वो गैस में चेंज हो गया, हुआ था फर्स्ट वाले में, याद होगा आपको। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो मेटल जो गैस है उसको इतना हीट दिया कि उसका जो एक आयन है वो निकल के बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसमें प्लस चार्ज लग गया। मतलब इस प्लस चार्ज को लगाने के लिए हमने जितनी एनर्जी दी वो उसका क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इस जो मेटल जो प्लस चार्ज में गैसीय अवस्था में है इसको इतनी हीट देंगे डेल एच एच कि ये क्या हो जाएगा, एक्वस, यानी कि जल में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप। यानी कि आपको क्या करना है, पहले सॉलिड को गैस में चेंज करना है, गैस को फिर आयन प्लस आयन में चेंज करना है, प्लस आयन को फिर हम एक्वस यानी जल में चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, यह आपका है इस पूरे साइकिल में जितनी एनर्जी लगी है उस एनर्जी का पूरा मान क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट एक्वस में बदलोगे तो आपको भी उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत होगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये Q1 है और यहाँ पे ये क्या है, पूरा का पूरा मिला के Q2 है। समझ आया आपको। सो सॉलिड से एक्वस में चेंज करने के लिए कुल ऊर्जा को बोला जाता है Q1। चलिए अब आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जो इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि जो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल में हाइड्रोजन लेंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है, ठीक है, जो मेटल है वो एक्वस में है, मतलब क्या है, वो जल में है। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे हम, प्लस हाफ H2 मिला देंगे, हाफ H2। अगर यहाँ पे फुल, अगर हाफ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे H2 नहीं, केवल H आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ H2 मिलाएंगे और हमारे इसको चेंज करने पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेटल जो सॉलिड में प्राप्त होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन फुल एक्वस में प्राप्त होगा, यानी जल में चेंज हो जाएगा। इसका एनर्जी द्वारा हम समझेंगे, यहाँ पे जितना हमने पढ़ा उसको क्या करेंगे, अभी साइकिल के रूप में समझेंगे। चलिए ठीक, यहाँ पे जो आपका हाफ H2 है जो एक्वस में है, मतलब जल में है, उसको हमने इतनी हीट दी। ठीक है, इस हीट को क्या बोला जाता है, आपका जितनी हीट यहाँ पे दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, आपका वियोजन उष्मा, डिसोसिएशन बोला जाता है। यानी जो डेल H अल्फा है उसको डिसोसिएशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अल्फा है, मैंने थोड़ा सा नोट बनाते समय इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, तो ये क्या है, अल्फा है, लिख लीजिएगा, ये कोई रॉन्ग वगैरह नहीं है। सो क्या होगा, इसको इतनी हीट देंगे, यानी इतनी इसको डिसोसिएशन देंगे कि क्या होगा, आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। और गैस में चेंज होने के बाद फिर हम इसको इतनी क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। आपका जो हाइड्रोजन जो है वो जब गैस में होगा, ठीक है, वो जब प्लस आयन गैस में होगा तो उसको इतनी हीट देंगे, यानी डेल एच एच इतनी देंगे कि वो हाइड्रोजन
एक्वस में चेंज होगा, जल में चेंज हो जाएगा। अब यही भी क्या होता है, सेम चीज़, आपका जो हाफ H2 एक्वस है उसको डायरेक्ट जो H+ जल में चेंज करने के लिए होता है, जितनी ऊर्जा लगती है उसको Q2 से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप? अब इसमें क्या होता है, आपका जो Q2 है वो हाइड्रोजन गैस के जलयोजन में क्या होता है, संपूर्ण ऊष्मा होता है। ठीक है, यानी कि आपका ये जो Q2 है, ठीक है, ये जो आपका Q2 है ये आपके इस जलयोजन में जितनी ऊष्मा खपत हुई उसका पूरा का पूरा प्लस है, यानी कि आपका पूरा एक संगठन है। बोले तो यहाँ हाफ हाफ करके ऊर्जा खपत हुई ना, इसको पूरा प्लस यानी जोड़ के अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको Q2 प्राप्त होगा। समझ गए आप क्या था ये? नेक्स्ट है आपका Q2 हाइड्रोजन गैस के जलयोजन में प्रयुक्त संपूर्ण ऊष्मा। समझ गए आप? डेल एच डी क्या होता है, तो डेल एच डी आपका क्या है, डिसोसिएशन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स साइकिल। रेडॉक्स साइकिल क्या होता है, ठोस धातु से जलीय धातु आयन बनने में, मैंने बताया वहाँ मेटल को हम क्या कर रहे थे, एक्वस में चेंज कर रहे थे, तो हाइड्रोजन गैस के जलयोजन आयन बनने में, यानी मैंने वहाँ क्या बताया, हाइड्रोजन को फिर उसमें प्लस चार्ज लगा रहे थे, ठीक है, और उसको एक्वस में चेंज कर रहे थे। बनने की संयुक्त ऊर्जा को, यानी उसमें उस आपका ठोस से क्या हो रहा था, जल बन रहा था, जल से फिर वो क्या होता, प्लस चार्ज में जा रहा था, प्लस चार्ज से फिर वो जब जल बन रहा था, ये संपूर्ण जितना ऊर्जा लगा इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स चक्र में जो लिखते हैं हम, ठीक है, यानी इन संपूर्ण ऊष्मा को जो हम चक्र में लिखे थे, आपका जो यहाँ पे रेडॉक्स साइकिल हमने बनाया था, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपका रेडॉक्स चक्र। यानी कि इस संपूर्ण, ये जो तीनों हमने स्टेप में लिखा है, संपूर्ण ऊष्मा को एक चक्र में लिखना क्या कहलाता है, रेडॉक्स साइकिल कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है रेडॉक्स साइकिल। नेक्स्ट होता है आपका रेडॉक्स चक्र जो होता है उसको मुक्त ऊर्जा डेल जी की गणना हम कर सकते हैं। इसके लिए एक समीकरण है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Q1 + Q2, ठीक है। अभी Q1 + Q2 कहाँ से आया, Q2 यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया संपूर्ण ऊष्मा, ठीक है, Q2 एनर्जी साइकिल से, और Q1 आपका कहाँ से आया, हेस के नियम मतलब हेस चक्र से। ओके, ठीक है, आपके रेडॉक्स चक्र से, सॉरी। सो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हमने, Q1 + Q2, ठीक है, इसका क्या होता है, बराबर डेल जी होता है, बराबर क्या होता है, डेल जी इक्वल जो माइनस एन इनोड एफ। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इस इक्वेशन को याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका मैं क्या कर रही हूँ, गणित इक्वेशन नहीं दे रही हूँ, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है, एग्जाम में इतना ही लिखिएगा, आराम से आपको सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे डेल एच क्या होता है, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, और आपका जो एन होता है वो क्या है, आयन की संयोजकता होती है, और एफ जो होता है वो फैराडे नियतांक होता है, और जो इनोड है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। एक और चीज़ फ्रेंड, जहाँ पर भी आपको डेल्टा दिखे वहाँ समझ जाइएगा कि कोई परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा यानी होता है आपका परिवर्तन। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है हमारा, रेडॉक्स चक्र से किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड का विभव की गणना हम कर सकते हैं। इसका ये वाला आप थ्योरियम याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, यानी एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल हम देख लेते हैं कि हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपका जो रेडॉक्स साइकिल है, रेडॉक्स साइकिल में अगर Q1 + Q2 का धनात्मक मान यह दर्शाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है, यानी कि अगर आपका Q1 + Q2 है, यानी कि इसमें क्या है, प्लस चार्ज है बहुत ज़्यादा, तो ये दर्शाता है कि आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकता है। आपने देखा होगा वहाँ पे हमने प्लस आयन का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। अगर नेक्स्ट है आपका, अगर Q1 + Q2 का ऋणात्मक मान क्रिया का ना हो, ठीक है, अगर ऋणात्मक मान ना हो तो यह क्या करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड विभव आयन ऊर्जा पर निर्भर करता है। समझ आया आपको, मतलब इलेक्ट्रोड जो विभव होता है वो आयन ऊर्जा, उसमें कितनी प्लस चार्ज लगी है उस पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता जाता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी कि आपका ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ, यानी कि आपका कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, लॉस होगा इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा और इसका मान
इतना गिर जाएगा, क्योंकि आयनन ऊर्जा जो होता है उसका मान भी वृद्धि हो रहा होता है, यानी कि उसमें प्लस 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 चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव माइनस 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 में चला जाता है। आपको इलेक्ट्रोड विभव माइनस प्लस का जो मेथड है मैंने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। आप अगर आपने वो नहीं देखा या ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ जा करके जो रेडॉक्स पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसमें जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से समझाया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको और भी नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री है उतना कुछ हार्ड नहीं है, अगर आप ध्यान से नोट्स पढ़ेंगे और इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।